आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि के बारे में ये वाली है पीयूष ग्रंथि। ये जितना भी येलो येलो पोर्शन कवर है ना, ये है पीयूष ग्रंथि। ये पूरी कंप्लीट पीयूष ग्रंथि, ये कंप्लीट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन सिंथेसिस होंगे और स्त्रवित होंगे, बनेंगे और स्त्रवित होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है, किससे अटैच है, किस तरह से अटैच है, ये बताने वाली हूँ। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन बोलता है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो एक सैला टर्सिका एक गुहा है, एक कैविटी है बोन की, उसमें स्थित होती है। मतलब कोई कैविटी है, ये देखिए, ये इसमें आपको स्थित मिलेगी। ये मान लीजिए पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, और ये वो गुहा है जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। अब बताया गया है और एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। मतलब ये गुहा तो है, अब इस गुहा में क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये क्या? एक व्रंत के थ्रू, एक स्टॉक, एक डंडे के थ्रू, ये ऐसे, ये व्रंत है, इसके थ्रू हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये अस्थिल गुहा थी। इस अस्थिल गुहा में कौन है? हाइपोथैलेमस। इससे क्या निकल रहे? व्रंत। और इससे कौन जुड़ी हुई है? हमारी पीयूष ग्रंथि। अब क्या बता रहे हैं आगे? जो पीयूष ग्रंथि है उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे भाग का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पहले भाग का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके दो भाग होते हैं, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले का नाम है पार्स डिस्टेलिस और दूसरे का नाम है पार्स इंटरमीडिया। मतलब कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये दो भाग से मिलकर बनी है। एक भाग का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बताया गया है कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये भी दो भाग से मिलकर बनी है। एक का नाम है पार्स डिस्टेलिस और दूसरे का नाम है पार्स इंटरमीडिया। ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। ये यहाँ तक ये समझाना चाहा था कि भाई एक अस्थिल गुहा है, उसमें से जो पीयूष ग्रंथि है वो एक व्रंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है। जो पीयूष ग्रंथि है उसके दो भाग हैं। ये अग्र भाग वाला इसको कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और ये पश्चिम भाग को कहा जा रहा है यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सबसे पहले एक्सप्लेन किया है एडिनो हाइपोफाइसिस को कि एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं। पहले का नाम है पार्स डिस्टेलिस और दूसरे का नाम है पार्स इंटरमीडिया। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पार्स डिस्टेलिस है उनसे कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? तो पहला इन्होंने बताया है कि ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्रोथ। कनेक्ट रखो, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट रखो इससे। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। वृद्धि हार्मोन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन। इसका कीवर्ड क्या है? GH, ग्रोथ, ये हार्मोन। और कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन की शॉर्टकट की है।
प्रोलैक्टिन PRL, ये किससे निकल रहे हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस से, या इसको मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। और कौन सा हार्मोन निकल रहा है? और निकल रहा है TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ओके, नेक्स्ट और कौन सा हार्मोन निकल रहा है? फिर निकल रहा है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये देखिए, एडिनो का A, कॉर्टिको का C, ट्रॉफिक का T और हार्मोन का H, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, या और क्या नाम? कॉर्टिकोट्रोफिन। और कौन सा हार्मोन निकल रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग का L और हार्मोन का H, मतलब LH, एक ये भी निकल रहा है। और कौन सा हार्मोन निकाल रहा है पास डिस्टेलिस? और निकाल रहा है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। इसकी की होती है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई रिपीट, पुट्टिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल, प्रेरक को बोलते हैं स्टिमुलेट, और हार्मोन को H, मतलब हार्मोन को हार्मोन ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये कौन सिक्रेट कर रहा है? पास डिस्टेलिस। किसका पार्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस का। एडिनोहाइपोफाइसिस किसका पार्ट है? पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है ये। तो हमने यहाँ पे एडिनोहाइपोफाइसिस के पास डिस्टेलिस के बारे में जान लिया। अब क्या बच गया? पार्स इंटरमीडिया। अब ये भी कोई ना कोई तो हार्मोन रिलीज करता ही होगा। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पार्स इंटरमीडिया एक मातृ हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मेलेनोट्रोफिन स्रावित करता है। मतलब ये जो पार्स इंटरमीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रिएट करता है, एक ही हार्मोन का स्त्रवण करता है, और उसको कहा जाता है लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। लेनोसाइट, LSH, लेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका एक और नाम है मेलोट्रोपिन, MSH, मेलोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके दो नाम है, ये है एक ही चीज़ बट दो नाम है। तो ये वाला हार्मोन सिर्फ और सिर्फ कौन सिक्रीट करता है? पार्स इंटरमीडिया। तो ये था कंप्लीट एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। अब हम कंप्लीट करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रभाग था पीयूष ग्रंथि का, वैसे ही न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होगा? पश्च भाग होगा। किसका? पीयूष ग्रंथि का। मतलब कि ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। इससे मैंने क्या बताया था? एक व्रंत के थ्रू, एक व्रंत था उसके थ्रू पीयूष ग्रंथि अटैच थी। ये अग्रभाग था और ये पश्च भाग था। अग्रभाग को क्या कह रहे थे? अग्रभाग को बोल रहे थे एडिनोहाइपोफाइसिस, और पश्च भाग को क्या कह रहे थे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। हमने एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ लिया कि ये किससे मिलके बना है और ये कौन कौन से हार्मोन को स्रावित करता है। अब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कि ये क्या करता है। ये क्या करता है देखते हैं। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है या पश्च पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्त्राव करती है। हाइपोथैलेमस कौन से दो हार्मोन बना रहा है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का संग्रह, मतलब स्टोर, और बाद में सिक्रीशन ये करेगा। संग्रह, स्टोर को इंग्लिश में बोलेंगे संग्रह, स्टोर करना, संग्रह करना। सिक्रीशन को हिंदी में बोलेंगे स्त्राव। ठीक है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा ही संश्लेषित होते हैं
और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ बीमारियों के बारे में बताएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कि जब हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, जो भी हार्मोन पढ़ रहे हैं अगर वो ज़्यादा हो गया तो कौन सी डिजीज़ होगी, और अगर हार्मोन कम हो गया तो कौन सी डिजीज़ होगी। क्योंकि हार्मोन की डेफिनेशन थी एक कि इसकी सूक्ष्म मात्रा ही चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए और ना कम चाहिए। तो अगर ज़्यादा हुआ तो क्या बीमारी हो सकती है, अगर कम हुआ तो क्या बीमारी हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में जीएच के बारे में बताया है। जीएच, अगर जीएच का अति स्राव होता है शरीर में, मतलब जीएच ज़्यादा बहने लग गया, ये हार्मोन है ये ज़्यादा हो गया, तो इससे एक डिज़ीज़ होगी। वो डिज़ीज़ का नाम है ज़ाइगेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं अतिकायता। मतलब कि इसमें शरीर बहुत महकाय बन जाता है, बहुत लंबा चौड़ा, अच्छी खासी हाइट ले लेता है इंसान। इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। मतलब इसके ज़्यादा स्रावन से क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा था, इसकी अति स्राव से क्या हो रहा था, ये वाली बीमारी हो रही थी, अतिकायता, बड़ा शरीर, विशालकाय शरीर। और अगर जो वृद्धि हार्मोन है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये कम बह रहा है तो क्या हो जाएगा, तो बोनापन आ जाएगा। ज़्यादा बहेगा तो शरीर बहुत विशाल हो जाएगा, और बहुत कम बहेगा तो बोनापन आ जाएगा, बोनापन या वामनता। ठीक है। और ये जो हार्मोन के जो ये बैलेंस है, इम्बैलेंसिंग है, ये छोटी सी एज में नहीं दिखता है, धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वैसे अतिकायकता को इंग्लिश में एक्रोगीगैली भी कहते हैं। ये जो ये अतिकायकता है, इसका इंग्लिश नेम एक्रोगीगेली है। तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए ये ऑप्शन भी गिवन होगा आपके उसमें आंसर में, ऑप्शन में ये भी गिवन होगा। अब जिसने पढ़ा है वो तो टिक कर लेगा। अच्छा, इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है तथा यदि नियंत्रित ना किया गया तो समय से पूर्व भी मृत्यु हो सकती है। मतलब अगर हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गए, ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे हैं, या ज़रूरत है उससे भी कम बन रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि वो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। स्टार्टिंग में इनके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, बट टाइम के साथ साथ दिखते हैं। और जब तक ये सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब जब तक ये सिम्टम्स दिखते हैं तब तक देर हो जाती है। अब आता है प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है, ये कौन सिक्रीट कर रहा था, ये जो प्रोलैक्टिन है वो कौन सिक्रीट कर रहा था, मैंने बताया था PRL। मैंने ग्रोथ हार्मोन का ही बताया था कि GH कौन सिक्रीट कर रहा है, मैंने बताया था PRL। ये कौन सिक्रीट कर रहा है, मैंने बताया था ये कर रहा था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में भी कौन, इसका अग्रभाग एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी कौन सा भाग, पार्स डिस्टेलिस। ये तो इसका काम क्या है प्रोलैक्टिन का, इसका ये क्या करता है, इस स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। समझ गए हैं मेरे ख्याल से सब लोग कि जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं उनकी ग्रोथ करवाएगा और मिल्क प्रोडक्शन पर नियंत्रण करेगा। फिर आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड का T, प्रेरक का S और हार्मोन का H। प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेटिंग, TSH। ये भी कौन सिक्रीट कर रहा है, ये भी पीयूष ग्रंथि का एडिनो हाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टेलिस ही कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनमें थायराइड हार्मोन के संश्लेषण, मतलब बनाना किसी चीज़ को, और फिर उसका स्त्रवण करता है। फिर था एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन
ACTH, एडिनो का A, कॉर्टिको का C, ट्रॉफिक का T और हार्मोन का H। ये कहाँ मिलेगा? एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करता है। हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके वल्कुट भाग में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इनका नाम है एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करेगा। और इसका एक और नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ये क्या करता है? स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण का काम। ये वाला स्टेरॉयड गंदा नहीं है, ये अच्छा है स्टेरॉयड, ये होना चाहिए। इसके संश्लेषण और स्त्रवण को प्रेरित करेगा। किसके? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। ठीक है, कहाँ से? एड्रिनल के वल्कुट वाले भाग से। इसका जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसका वो जो वल्कुट भाग है वहाँ से। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पुटिका प्रेरक हार्मोन, इसको प्रेरित करेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में कहा जाता है पुटिका प्रेरक हार्मोन। मैं ल्यूटिनाइजिंग की बात बता रही हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है? पीयूष ग्रंथि के एडेनो हाइपोफाइसिस से। और उसमें भी कौन कर रहा है? पार्स डिस्टेलिस। फिर ये जो FSH है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जनन अंगों पर और वहाँ की क्रियाओं को प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट। और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। इनको गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है। क्यों? गोनेड्स पर काम करते हैं। जनन अंगों को इंग्लिश में बोलते हैं गोनेड्स। ठीक है, नरों में क्या करेगा? ये मैं फीमेल का साइन बनाती हूँ, लड़कियों का, और ये नर का। तो नर में क्या करेगा? कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक एंड्रोजन नामक हार्मोन है, उसके स्त्रवण को प्रेरित करेगा। ये आगे जाके क्या काम करता है ये हार्मोन? इसके स्त्रवण से क्या फायदा है कि शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणु बनाने का काम शुरू करो। मतलब कि नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। एंड्रोजन हार्मोन ये प्रेरित होता है किसकी मदद से? ल्यूटिनाइजिंग की मदद से, ये हार्मोन LH की वजह से। इसी तरह नर में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं में से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कॉर्पस लुटियम बनाता है। मतलब कि जो मादाओं में जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रेरित करेगा, ग्राफियन पुटिकाओं को प्रेरित करेगा। क्या? कि भाई ओव्यूलेशन करो, अंडोत्सर्ग करो। मतलब कि ये एक फॉलिकल है, इसमें से क्या निकालो? एग। जैसे ही एग निकल गया तो ये जो बाकी जो बच गया हिस्सा, इसे क्या बोल दिया गया है? कॉर्पस लुटियम। समझ गए? ये कहना चाह रहा है कि LH किसको प्रेरित करेगा? FSH को। FSH क्या करेगा? ओवुलेशन करवाएगा, अंडोत्सर्ग करवाएगा। मतलब कि ये अंडे का उत्सर्जन करवाएगा और बाकी बचा हुआ ये क्या कहलाता है? कॉर्पस लुटियम। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। नाम से पता चल रहा है, फॉलिकल पुट्टिका स्टिमुलेटिंग प्रेरक
हार्मोन, ये बनाता है फॉलिकल, ये बनाता है, ठीक है। इसकी ग्रोथ पर ध्यान रखता है ये। अब एक और हार्मोन है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये मेलेनोसाइट्स पर क्रियाशील होता है। अभी बताती हूँ कि ये मेलेनोसाइट्स क्या होता है। ये अपनी स्किन पे होता है, स्किन कलर डिसाइड करता है। ये जो मेलेनोसाइट्स है वो स्किन कलर डिसाइड करेगा, निश्चय करेगा कि कौन सा स्किन कलर होना चाहिए। जिसमें मेलेनोसाइट्स ज़्यादा होंगे उसकी स्किन का कलर डार्क होगा, और जिसमें मेलेनोसाइट्स कम होंगे उसकी स्किन का कलर थोड़ा सा लाइट होगा, गोरापन होगा उसके अंदर। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मैंने क्या बताया था, ऑक्सीटोसिन को कौन रिलीज कर रहा था, कौन स्रावित कर रहा था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अभी तक जितने भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है वो सारे के सारे एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस द्वारा स्रावित हो रहे थे। पर अब मैंने ऑक्सीटोसिन का नाम ले लिया है। ऑक्सीटोसिन कौन स्रावित कर रहा था, कौन संग्रहित कर रहा था, न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि इसको ऑर्डर दिया गया था हाइपोथैलेमस ने कि ये वाले हार्मोन को संग्रह करो और फिर वक्त आने पर स्रवण करना है इसका। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। चिकनी मतलब स्मूथ मसल्स, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। देखिए, एक होता है कार्डियक मसल, एक होता है स्मूथ मसल। ये लोग क्या होती हैं, इनमें से जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। इसके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्रवण को प्रेरित करता है। मतलब कि जो ऑक्सीटोसिन है ये किससे निकल रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। न्यूरोहाइपोफाइसिस को आदेश कौन दे रहा था, हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या था कि अपनी जो चिकनी पेशियां हैं, स्मूथ मसल है, उन पर नियंत्रण करना। कब काम आता है ये नियंत्रण, जब मादाओं में, ये देखो साइन, ये मादाओं का होता है, इनके प्रसव का टाइम होता है, तो इनकी जो गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनमें संकुचन स्टार्ट कर देगा ताकि प्रसव की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो। और दूसरा काम क्या करेगा, पहला काम तो ये, दूसरा क्या करेगा, उसी वक्त दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करेगा प्रसव होते ही। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन भी किसका है, वैसोप्रेसिन भी है न्यूरोहाइपोफाइसिस का। ये क्या करता है, ये वृक्क, किडनी की दूरस्थ संवहित नलिका में जब जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ज़्यादा कमी ना हो जाए। मतलब कि ये किडनी में जब अपने जल से अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, ठीक है, फिल्टरेशन की जब प्रोसेस होती है, पुनर्अवशोषण की जब प्रोसेस होती है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, अमाइनो एसिड से ये बाहर नहीं जाने चाहिए, तो इनका अवशोषण हो जाए टाइम से, तो ये काम कौन करवाएगा, वैसोप्रेसिन करवाएगा। और ये भी ध्यान रखेगा कि जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा ना हो, इस वजह से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन का एक और नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये मूत्र से ज़्यादा जल निकलने नहीं देगा, जितना ज़रूरत है उतना ही जल जाने देगा बाहर, बाकी सारा अवशोषित कर लेगा। एडीएच के संश्लेषण अथवा स्रवण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता का ह्रास होता है। ये जो एडीएच है इसकी वजह से ही वाटर लॉस होता है, ज़्यादा वाटर लॉस। ये भी कब होता है, अगर मान लीजिए एडीएच हार्मोन के इसमें गड़बड़ी हुई, तभी काम होता है कि ये जो जल को अवशोषित करने की जो क्रियाविधि है ना,
वो कर नहीं पाता है प्रॉपरली, अगर एडीएच में किसी तरह की कोई डिफेक्ट आ गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जल का हास्य होगा, निर्जलीकरण होगा, और इस अवस्थिति को उद्मेक उदक में डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो ये था पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि कितने भाग हैं, उन भागों से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, और उन हार्मोन्स के भी अपन ने फंक्शन जान लिए हैं आज। और हमने ये भी जान लिया है कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, और अगर कम हुआ तो क्या होगा। ये सब हमने आज जान लिया है पीयूष ग्रंथि के बारे में। कल हम पीनियल ग्रंथि के बारे में शुरू करेंगे। थैंक यू।